रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। होप कि आप 10th की तैयारी में लगे हुए होंगे। इस क्लास में हम लोग देखेंगे 10th एसएसटी का VBA इंपोर्टेड क्वेश्चन। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा, ये मेरी वादा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? मेरे बच्चों, प्राकृतिक आपदा उसे कहते हैं जो प्राकृतिक घटनाओं द्वारा होता है, ईश्वर के द्वारा होता है। तो बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। लेकिन सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद मानव निर्मित आपदा है। कैसा? मानव निर्मित आपदा है। सूखा का प्रमुख कारण क्या है? तो 75% से कम वर्षा। 75% से कम वर्षा। मानव जनित आपदा क्या है? तो आतंकवाद क्या है? मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा कौन? आतंकवाद क्या हो जाएगा? मानव जनित आपदा। बाढ़, भूकंप और सुनामी क्या हो जाएगा? तो प्राकृतिक जनित आपदा है। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? तो सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें सब क्या है? मानव जनित आपदा है। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद। कौन नहीं है? आतंकवाद नहीं है, ये मानव जनित आपदा है। इनमें कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो सांप्रदायिक जनित, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, ये सभी मानव जनित आपदा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सभी गलत है। पूछा है कि मानव जनित आपदा नहीं है, तो सभी क्या है? गलत है। सब क्या है? मानव जनित आपदा है। निम्न में कौन आवर्तक प्राकृतिक आपदा है? तो चक्रवात। इनमें से कौन अनावर्तक प्राकृतिक आपदा है? तो बाढ़। इनमें कौन आवर्तक प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो अतिवृष्टि हो जाएगा। इनमें कौन अनावर्तक प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो भूकंप। भूस्खलन के कितने रूप होते हैं? तो दो। भूस्खलन के कितने रूप होते हैं? तो दो। इनमें से कौन पर्वतीय राज्यों के लिए गंभीर आपदा परंतु बिहार के लिए आपदा नहीं है? तो भूस्खलन और हिमस्खलन। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है? तो फसलों की, मकानों की, जानवरों की, अर्थात सभी हो जाएगा। इनमें प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कांग्रेस की बैठक कब किया गया था? तो 1994 ईस्वी में। इनमें कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो सुनामी मानव जनित आपदा नहीं है, प्राकृतिक जनित आपदा होगा। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपदा है। जबकि आतंकवाद, जातीय दंगा, ये सब क्या है? मानव जनित आपदा है। भारत में विनाश का चक्रवात कब आया था? तो 29 अक्टूबर 1999 ईस्वी में। भारत का प्रथम सुखाड़ वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1968 ईस्वी को। किसे कहा जाता है? 1968 ईस्वी को। आपदा कितने प्रकार की होती है? तो आपदा दो प्रकार की होती है, मानव निर्मित आपदा और प्राकृतिक आपदा। अब इसे दूसरा चैप्टर देखेंगे। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। बिहार में 2008 ईस्वी में कोसी नदी में भयंकर बाढ़ आने से हजारों जान माल की घर उखड़ गया, इसलिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? उत्तरी बिहार, याद रखिएगा। बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? तो बाढ़। क्या है? बाढ़। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो वर्षा का अत्यधिक होना। वर्षा का अत्यधिक होना। बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पे जाना चाहिए? तो भूमि
ऊंची भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए। सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो धीरे धीरे आती है दोस्तों। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन होगा बताइएगा? तो वर्षा की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वर्षा की कमी हो जाएगा। सुखाड़ का कारण क्या है? तो मिट्टी की नमी का अभाव होना। वर्षा ना होने के कारण मिट्टी की नमी में क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। सूखे के बचाव का एक मुख्य तरीका क्या होगा? तो नदियों को आपस में जोड़ देना होगा या बांध बनाकर पानी को जमा करना होगा। प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ जैसी आपदा का दुष्प्रभाव कैसा होता है? तो अत्यंत व्यापक होता है दोस्तों। धीरे नहीं होता है, बहुत थोड़ा भी नहीं होता है, अत्यंत व्यापक होता है। बाढ़ का प्रकोप भारत में कितने राज्यों में होता है? तो लगभग 15 राज्यों में देखने को मिलता है। भारत में जून से सितंबर तक कुल वर्षा कितनी प्रतिशत होती है? तो लगभग 30% हो जाए, 75% हो जाएगा। नमी के अभाव के कारण भारत में कितनी प्रतिशत भूमि में सूखे के संकट की संभावना बनी रहती है? तो 68% हो जाएगा। भारत में कितनी भूमि आक्रामित है? तो 10 करोड़ हेक्टेयर। बिहार को कब भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा था? तो 1967 ईस्वी, याद रखिएगा। बहुत जबरदस्त अकाल पड़ा था बिहार में। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है? तो फसलों को, पशुओं को, भवनों को और सभी को। भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया? तो 1976 ईस्वी को। आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक निम्न में से कौन है? तो स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ला को जागरूक होना, स्थानीय प्रशासन, इनमें से सभी हो जाएगा। जो प्रमुख घटक सभी को आकस्मिक प्रबंधन का प्रबंध करना चाहिए। आपदा प्रबंधन किया जाता है तो जिला स्तर पर भी, राज्य स्तर याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन प्राथमिक उपचार का सामना है? तो बैंडेज एवं टेप क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपचार का सामना हो जाएगा। प्रखंड स्तर पे आपदा प्रबंधन के लिए किसे उत्तरदायी बनाया गया है? तो पंचायत समिति को। प्रखंड स्तर पे आपदा प्रबंधन के लिए किसे उत्तरदायी बनाया जाता है? तो पंचायत समिति को। मतलब इसे कह सकते हैं प्रमुख होता है। 2008 में भारत नेपाल की सीमा पर कुशा के पास तटबंध के टूटने के आई बाढ़ में किस नदी की धारा बदल गई थी? तो कोसी नदी के, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। भारत में चक्रवात आने की अवधि क्या होती है? तो अक्टूबर और नवंबर माह। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो सुखाड़ की स्थिति होती है। कहीं कहीं 75 सेंटीमीटर देगा तो भी याद रखिएगा। सिंचाई आयोग के अनुसार देश का कितना प्रतिशत भूभाग हर साल सुखाड़ से प्रभावित होता है? तो 16%। सिंचाई के अनुसार देश का प्रति वर्ष कितना होता है? तो 16%। कृषि सुखाड़ किसके अभाव में होता है? तो मिट्टी की नमी के अभाव में होता है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। सुखाड़ कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। निम्नलिखित में कौन चक्रवात प्रभावित राज्य है? तो आंध्र प्रदेश भी है, गुजरात भी है, तमिलनाडु भी है, क्योंकि तीनों राज्य जो है ना समुद्र तट के बगल में है, यही कारण। 3 में से क्या हो जाएगा? डी। हिमस्खलन किस भाग में होता है? तो पर्वतीय भाग में होता है। भारत में प्रतिवर्ष कितने लोग सूखे की मार झेलते हैं? तो लगभग 5 करोड़ झेलते हैं दोस्तों। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा आसवन बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर है। बिहार के कितने जिले बाढ़ से प्रभावित है? तो 28 जिले बाढ़ से प्रभावित है। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किस महीने में अधिक सक्रिय रहता है? तो अक्टूबर नवंबर महीने में।
भारत में कहां कृत्रिम जलाशय बनाए गए हैं? तो सरदार सरोवर पे, गोविंद सागर पे, नागार्जुन सागर पे, सभी पे बनाए गए हैं, तो ऑलरेडी डी हो जाएगा। मानव द्वारा बनाया जल प्रवाह के मार्ग क्या होता है? तो नहर का निर्माण करता है मानव, पाइन का निर्माण करता है, आहरा का निर्माण करता है, और इनमें से सभी हो जाएगा। भारत सुनामी में कब प्रभावित हुआ था? तो 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को। सुनामी किस स्थान पे आती है? तो समुद्र के स्थान पे आती है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में भूकंप, जब समुद्र के तलछटी में भूकंप आता है तो लहरें उठते, उसे सुनामी कहा जाता है। महाराष्ट्र में भूकंप आने का कारण क्या था? तो शहरीकरण। क्या हो जाएगा? शहरीकरण। महासागर की तल्ली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? तो सुनामी कहा जाता है। 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो बंगाल की खाड़ी में, जिससे भारत प्रभावित हुआ था। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? तो भगवान भरोसे बैठे रहना सही तरीका नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहां करना चाहिए? तो सागर तट से दूर करनी चाहिए। चिल्ली में सुनामी का कार सबसे पहले कब आया था? तो चिल्ली में आया था 1960 ईस्वी में। भूकंप कौन सी आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है दोस्तों। स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो भूकंप के नाम से जाना जाता है। आपदाओं के समय सुरक्षा एवं पुनर्वास संबंधी उपायों को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया प्रभाव क्या कहलाता है? तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहलाता है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर प्रतिदिन भूकंप कितने के झटके आते हैं? तो लगभग 3500 बार आते हैं प्रतिदिन, जिसका डेसिबल कम होता है 2 से 3, जो पता नहीं लगता है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में इमारतों पर निम्न में से किसके अनुसार प्रभाव पड़ता है? तो बनावट पे। किस पे प्रभाव पड़ता है? बनावट पे दरार आ जाता है। भूकंप में कैसी इमारतें अपेक्षाकृत अधिक कंपायन होती है? तो ऊंची होनी चाहिए। भूकंप रोधी इमारत का नक्शा कैसी होनी चाहिए? तो साधारण तथा आयताकार होना चाहिए। साधारण तथा आयताकार होना चाहिए। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? देखिए, भारत में भूकंपीय पेटी जोन 5 बनाया गया है, तो गुजरात 5वें जोन में आता है। गहनता और बारंबारता में अंतर के आधार पर भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। बिहार किस भूकंप जोन में आता है? तो जोन नंबर 3 में आता है। जम्मू कश्मीर किस भूकंप क्षेत्र में आता है? तो क्षेत्र नंबर 4 में आता है। भारत का दक्षिणी पठार किस भूकंप क्षेत्र में आता है? तो क्षेत्र 1 में आता है। 2011 में जापान में भूकंप एवं सुनामी किस दिन आया था? तो 11 मार्च को आया था। जापानी भाषा में सुनामी का अर्थ क्या होता है? तो भयंकर दैत्य, याद रखिएगा। असम घाटी भूकंप किस जोन में आता है? तो जोन नंबर 4 में आता है। असम घाटी भूकंप किस जोन में आता है? तो भूकंप जोन 4 में आता है। 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में सुनामी लहरें आई थी। इनके कारण कितने लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा? लगभग 30 लाखों को हाथ से धोना पड़ा था दोस्तों। 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में सुनामी लहरें आई। इसके कारण निकोबार द्वीप समूह कौन सा भाग समुद्र के गर्भ में समा गया था? तो दक्षिणी भाग समा गया था। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में ढलान पे मकान बनाया जाता है किस? अनुरक्षित। क्या हो जाएगा? अनुरक्षित। भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934 ईस्वी में आया था। भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिक केंद्र के नाम से जाना जाता है। भूकंप से पृथ्वी की सतह पे पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को प्राथमिक तरंग या पी तरंग के नाम से जाना जाता है।
गुड फ्राइडे सुनामी कब आया था? तो 1964 ईस्वी में। गुड फ्राइडे सुनामी कब आया था? 1964 ईस्वी में। अब जीवन अच्छा आकस्मिक प्रबंधन। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा का मदद किया जाता है, याद रखिएगा। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में खोजी एवं बचाव कार्य के लिए सर्वप्रथम कौन आगे आते हैं? तो स्थानीय लोग आगे आते हैं। निम्न में कौन ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में असहाय पीड़ितों का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो बायो रडार को पता लगाया जाता है, बायो रडार से पता लगाया जाता है। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? तो भूकंप में किया जाता है। सीढ़ियों और रस्सियों का किस रूप से प्रयोग किया जाता है? तो स्ट्रेचर के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण बचाव कर्मियों के लिए निजी उपकरण है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, टॉर्च, गमबूट और सीटी। इनमें से कौन सा उपकरण बचाव दल के उपकरण से शामिल नहीं है? तो पिस्तौल शामिल नहीं होगा। राहत कर्मियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्षतिग्रस्त इमारतों के मलबे से फंसे जीवित लोगों को निकालना, प्राथमिक उपचार देना, प्राथमिक उपचार के पश्चात चिकित्सा के लिए अस्पताल पहुंचाना, ये सब राहत कर्मियों का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। प्रथम श्रेणी की जलन में त्वचा की ऊपरी परत कैसी हो जाती है? तो लाल और शुष्क हो जाती है। जलन में प्रभावित भाग पर क्या नहीं लगाना चाहिए? तो मक्खन, तेल, घी नहीं लगाना चाहिए, इनमें से सभी। भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संकट प्रबंधन घोषित किया? तो गृह मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय कैडेट एनसीसी की स्थापना भारत में कब हुआ? तो 1948 ईस्वी में। सुनामी की स्थिति में लापता लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की सहायता ली जाती है? तो हेलीकॉप्टर और रडार का पता लिया जाता है। आपदा प्रभावित लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीवन रक्षक हो सकता है? तो इनमें से दोनों हो जाएगा, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और राष्ट्रीय कैडेट कोर मतलब एनसीसी के स्वयंसेवक। देश का सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य निम्न में से कौन सा है? तो बिहार है, जो बाढ़ से ज्यादा ग्रसित है। भारत के किस भाग में सुनामी की चेतावनी के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं? तो तटीय भागों में प्रबंध किए गए हैं सुनामी की चेतावनी के लिए। भूकंप के दौरान सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो कमरे के कोने में दीवार के सहारे खड़ा हो जाना चाहिए। कोई भी प्रबंधन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसमें सभी को सहभागिता न हो। जब किसी आपदा से निपटने के लिए संकट राहत कोष प्राप्त न हो तो संबंधित राज्य कहां से प्राप्त करता है? तो राष्ट्रीय संकट अस्मिता निधि से। बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो अग्निशमन यंत्र को बुलाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।